हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस बैच देख रहे हैं और यह प्रैक्टिस बैच 2 होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आपकी तैयारी कितनी है? आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके एंड जीएस वाले पार्ट को अपनी तैयारी को परख सकते हैं और आपकी तैयारी में यकीनन यह प्रैक्टिस सेट काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? अगर हम हर्षचरित के लेखक की बात करें तो यह हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यानी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगर हम बाल भट्ट की बात करें तो यह हर्ष यानी सम्राट जो हर्ष थे, सम्राट हर्ष के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन थे ये? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। और इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी? यानी हर वर्षन की प्रशंसा में इन्हीं के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी। एक काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है हरिश्रेण के बारे में। तो हरिश्रेण जो है यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। यानी इन्हीं के द्वारा क्या लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? यानी जो प्रकाश से अगर प्रिज्म के से प्रकाश को गुजारा जाए तो जो प्रकाश का रंग होता है वह कितने कलरों में विभक्त हो जाता है? तो 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। और इन 7 कलरों में जो सबसे ज्यादा विचलित होता है, यानी जिनका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, वह कौन सा होता है? वायलेट यानी बैगनी कलर का सर्वाधिक क्या होता है? विचलन होता है। किसका होता है? तो बैगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो वह किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो कलकत्ता न्यायालय कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह किसके माध्यम से हुई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, इसी को हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों में यह था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है। और 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को पहली बार 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख रुपए शिक्षा पे, यानी 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1800 का 13 जो चार्टर अधिनियम था, इसी में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? अगर हम सबसे बड़े श्वेत रुधिराणु की बात करें या कहें आरबीसी की बात करें तो कौन सा है? तो केंद्रकाणु, यानी जो मोनिकाइट होता है, यानी केंद्रकाणु जो होता है, या श्वेत यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो क्या होता है? सबसे बड़ा रुधाणु होता है। कौन होता है? केंद्रकाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह कौन सा कब शुरू किया गया है? तो 1973 में। यानी 1973 में केंद्र सरकार के द्वारा बाघों को संरक्षण देने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया, जिसी को कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। अगर ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो कौन सा बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व भारत में प्रथम है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हम लोग एक और डेट महत्वपूर्ण होती है 1992, यानी 1992 में जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसी तरह से प्रोजेक्ट हाथी यानी एलिफेंट चलाया गया था। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी, प्रोजेक्ट
हाथी यानी हाथियों को संरक्षण देने के लिए जंगली 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया था। ये भी कई बार आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल होते हैं। तो जो हमारी भारतीय संसद है, यह किन किन से मिलकर बनी हुई है, किनको हम लोग संसद कहते हैं, क्योंकि अमूमन भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संसद कह देते हैं, जबकि वह संसद के एक पार्ट होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। जो हमारी संसद है, इसका उल्लेख हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 79 में, यानी आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख हुआ है। और इसी आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि जो संसद होगी वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यानी कौन कौन इसमें शामिल होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनेगी, हमारी संसद का निर्माण होगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 79 में इस बात का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्ताना इनमें से किसकी बेटी थी, क्योंकि ये भी इनको खिताब मिलता है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान बनने वाली, यानी ये प्रथम प्रथम महिला सुल्तान थी। कई बार पूछा गया है कि प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्ताना थी। अब आपसे पूछ रहा है कि यह किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्ताना जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि रजिया में वो सारे गुण मौजूद थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे, लेकिन रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, उसका महिला होना। यानी रजिया का महिला होना ही उसकी असफलता का कारण बना था, जबकि रजिया में वो सारे गुण विद्यमान थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। और रजिया सुल्तान का अगर हम लोग कार्यकाल देखें तो इन्होंने भारत पर 1236 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक का भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है, या हम लोग किस देश से नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। तो यह किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो आयरलैंड से। यानी भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमें दिए गए हैं वह किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इनका संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 यानी 51 तक का हमें क्या मिलता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी भाग पूछ लेता है तो यह भाग 4 में, यानी भाग 4 में इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है, किसका, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे यानी किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी है, तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। यानी गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। यानी किन वेदों को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। तो वेद त्रयी में, यानी त्रयी का मतलब ही होता है तीन। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर ही हम लोग कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। जो ऋग्वेद है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो यह सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है, पुराना वेद है। और वेदों की संख्या की अगर हम बात करें तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। चौथा कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद कहा जाता है कि यह बहुत बाद में लिखा गया था और इसमें जादू टोने, मंत्र जैसी आयुर्वेदिक दवाओं जैसी बातें की गई है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, वेद त्रयी के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। और टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछता है तो कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। यानी जो याज्ञवल्क्य थे,
कहा जाता है कि अपने पीरियड में सबसे विद्वान व्यक्ति थे। इनको किसी के भी द्वारा क्या किया नहीं जा सकता था, यानी शास्त्र में इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विदुषी महिला थी जिनका नाम था गार्गी। गार्गी ने अजय को क्या किया था, इस वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। तो किसने दिया था? गार्गी ने। गार्गी ने इनको, अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी अवतल लेंस की बात करें तो इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस जो होता है इनमें हमेशा जो होता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी उसका आभासी होना और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल लेंस के माध्यम से बनता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न अंग होता है? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 की अगर हम बात करें तो 79 साफ साफ कहता है जो हमारी संसद होगी उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करेंगे। तो राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग हो जाएगा? संसद का अभिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान, पीएच मान कितना होता है? तो मानव जो ब्लड होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है एक मानक है। पीएच मान की अगर देखा जाए, 7 पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर मान लेते हैं, या एक तरह से कहा स्थिर मान लेते हैं। अगर 7 के माइनस होता है तो यह अम्लीय हो जाता है, और 7 के ऊपर जाता है तो यह क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जो मानव ब्लड है या कौन सा है, हल्का क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान एग्जैक्ट कितना है, 7.4 है। यानी जो मानव ब्लड है इसका पीएच मान कितना है, 7.4 है। और यह क्या होता है, क्षारीय होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्षारीय होता है, ना कि ये अम्लीय होता है। क्योंकि यह 7 पॉइंट से कुछ ज्यादा है, इसलिए हल्का क्या होता है, हल्का ये क्षारीय होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग किसके किससे फैलता है? तो प्लेग एक बीमारी है, और यह किसके कारण फैलती है? तो प्लेग जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। और इसके जो वाहक होते हैं, अगर हम वाहक की बात कर लें, वाहक वाहक कौन कौन हो सकते हैं? तो ये कुतरने वाले जानवर, जैसे चूहे, चूहे, गिलहरी यानी गिलहरी गिलहरी आदि जानवर होते हैं, यानी जो कुतरने वाले जानवर होते हैं इसके वाहक होते हैं, यानी प्लेग को फैलाने वाले वाहक होते हैं। और यह किसके कारण फैलता है? तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।